गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपके बीच फिर से हाजिर हूँ 5:15 के इस लाइव क्लास में। और मैं आज आपसे रूबरू होने वाला हूँ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। और लास्ट क्लास में हमने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो चैप्टर पढ़ा था, जो हमने हिंदी व्याकरण का जो पार्ट है उसकी बात हमने की थी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था 4 नंबर के लिए जो समास है उसकी बात हम कर रहे थे, जिसका पहला पार्ट हम पढ़ कर गए हैं। मैंने कहाँ पर छोड़ा था उसी जगह से मैं आगे शुरू करता हुआ आपको वहाँ तक ले जाऊँगा। जो मेरे साथी इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अपना थम्स अप करिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे हमारे इस टॉपिक पर। और मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, आशा करता हूं कि आपके लिए एनुअल एग्ज़ाम में यह टॉपिक है वो बेहतरीन से बेहतरीन साबित हो। जो उदाहरण मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वैसे के वैसे उदाहरण आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, बात कर रहे हैं हम, हमारा जो टॉपिक है वो है समास। समास के शब्द की बात हमने पूरी कर ली थी, समास का शाब्दिक अर्थ पूरा कर लिया था हमने। उसके बाद में समास की परिभाषा, उसके साथ हमने समास का जो उदाहरण दिया था उस उदाहरण से किस तरीके से परिभाषा बनती है उसकी भी बात मैंने कर ली थी। उसके बाद में मैंने आपको ये कहा था, बात आती है समास के प्रकारों पर। आपसे परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाए समास के भेद कितने होते हैं, तो आपका जवाब यही रहना चाहिए, समास के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसकी बात मैं अभी करने वाला हूं, लेकिन मैंने एक हेडिंग और डाल दी थी, पद प्रधान और अप्रधानता की दृष्टि से समास के भेद कितने होते हैं। मैंने आपसे पूछा था और मैंने आपको बता भी दिया था 4 भेद होते हैं। और इन चारों का जो नामकरण है वो मैंने कर दिया था। उन्हीं चारों के नामकरण से हमारी बात को क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। एक एक चीज़ को मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, पद प्रधान और अप्रधानता की दृष्टि से, पद प्रधान और अप्रधानता की दृष्टि से भेद लिखता हूं मैं यहाँ पर, भेद। और मैंने आपको यहाँ पर कहा था इसके भेद कितने होंगे, 4 भेद होंगे। और इन चारों भेदों के नाम मैंने यहाँ पर बता दिए थे, एक बार फिर से मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला पद कौन सा होता है, पहला जो समास कौन सा होता है, अविभाव समास। ठीक है, इनको इसी क्रम में क्यों लिखते हैं उसकी बात मैं आपके सामने अभी करने वाला हूँ। दूसरा जो प्रकार आपका होता है तत्पुरुष समास। तीसरे प्रकार की अगर बात हम करें तो आपका जो तीसरा जो प्रकार होता है वो द्वंद्व समास होता है। और इसके बाद में जो चौथा समास होता है वो कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर ये जो आपको 4 नाम दिखाई दे रहे हैं, ये 4 नाम होते हैं वो पद प्रधानता की दृष्टि से समास के जो 4 भेद होते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि 2 समास के भेद और बच जाते हैं जिसे हम क्रमधार्य और द्विगु समास के नाम से जानते हैं। उन 2 समास को हमने इनके बीच में क्यों नहीं लिखा या उनको हमने क्यों नहीं जोड़ा उसकी भी बात मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। एक एक बिंदु, एक एक टॉपिक आपके यहाँ से क्लियर होने वाला है। देखिए मेरे साथियों, मेरे बच्चों, पद प्रधान और अप्रधान, अब ये जो नामकरण है वो क्यों किया गया, ये नामकरण है वो क्यों किया गया उसकी भी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं। देखिए, आपका जो अविभाव समास होता है उसका पद कौन सा प्रधान होता है, सीधा सीधा पूछा जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाए कौन से समास का द्वितीय पद या प्रथम पद प्रधान होता है, तो आपका उत्तर इसी तरीके से रहने वाला है जो मैं आपको भी बताऊंगा। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है। और तो 2 समास और बच जाते हैं, उनके कौन से पद प्रधान होते हैं, किस कारण से उनको नहीं जोड़ा जाता। एक एक बात को आपको अच्छी तरीके से समझना है। ये बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो मैं अब आपसे आगे चलने को कहता हूं। देखिए, जो आपके सामने जो प्रथम समास लिखा हुआ है अविभाव समास, इसका प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। मैंने आपको समास के शुरुआत में यही कहा था कि समास में हम केवल प्रथम पद और समास में हमें द्वितीय पद की बात करें, प्रथम पद और उत्तर पद की बात हम यहाँ से करने वाले। अब देखिए 2 ही पद है आपके साथ, एक तो प्रथम है और दूसरा कौन सा बच गया आपका, द्वितीय। आपको पता है
एक पद प्रधान हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप से अप्रधान हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, द्वितीय पद होता है वो क्या होता है, अप्रधान होता है। ठीक है, समझ में आई ना बात। अविभाव समास होता है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद क्या होता है यहाँ पर, अप्रधान। अगला समास क्या है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास है उसका द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान। आपको पता है मैंने यहाँ पर कहा जब द्वितीय पद प्रधान हो गया तो बच कौन सा गया, प्रथम पद बच गया। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ पर, अप्रधान। प्रथम पद अप्रधान। क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना बात, आपके समझ में आ रही है ना ये बात। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। उसके बाद में आपका आता है द्वंद्व समास। अब नाम से ही पता चल रहा है द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब एक तरीके से झगड़ा हो जाना, किसी में द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाना। अब दो ही पद है आपके बीच, प्रथम पद है द्वितीय पद है। अब दोनों के बीच में क्या है, एक द्वंद्व है। वो ये कहता है मैं प्रधान हूँ, वो ये कहता है मैं प्रधान हूँ। इस कारण से इन दोनों पदों को क्या कर दिया गया, प्रधान कर दिया गया। अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, दोनों पद प्रधान। अब देखिए द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब बताइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब इसके दोनों ही पद प्रधान हो जाएंगे तो अप्रधान कौन सा होगा, अर्थात अप्रधान पद कोई सा भी नहीं होता। द्वंद्व समास में अप्रधान पद कोई सा भी नहीं होता। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब देखिए आपके सामने बच जाता है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास की कहानी तो आपको पता ही है कि तीसरा अर्थ निकलता है, अर्थात क्या होता है, अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रथम पद है और जो द्वितीय पद है वो क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं, अप्रधान। क्योंकि आपका जो प्रथम पद है ना तो वो प्रधान है न द्वितीय पद प्रधान है, यानी कोई तीसरा ही पद है वो बीच में आ जाता है और वो प्रधान हो जाता है। इस कारण से ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में प्रथम पद और द्वितीय पद क्या हो जाएगा, अप्रधान हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसीलिए मैंने कहा पद प्रधान और अप्रधानता की दृष्टि से आपके ये चार भेद होते हैं। अब कहोगे गुरुजी आपने जो दो समास और छोड़े हैं उनकी भी तो बात आप बताइए। हाँ, अभी आपको मैं बात बता रहा हूँ। आपके एक समास बच जाता है कर्मधारय, आपके एक समास बच जाता है कर्मधारय, और एक समास और आपके यहाँ से बच जाता है जिसका नाम होता है द्विगु। अब दो समास और बच गए। देखिए दो समास है, इनकी बात और बता देता हूँ क्यों हमने इनमें शामिल किया, क्यों नहीं किया और क्यों इसको कर लिया। देखिए अब ये जो दोनों ही समास है इनका क्या होता है, द्वितीय पद, दोनों ही समास होते हैं इनका द्वितीय पद प्रधान होता है। आपको पता है इनका द्वितीय पद प्रधान होगा तो पूर्व पद, अर्थात यहाँ पर मैं प्रथम ही लिख रहा हूँ, प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद अप्रधान हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, अप्रधान हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन और कौन से समास में लगती है, ऐसी कंडीशन और कौन से समास में लगती है वो देखना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर प्रथम पद प्रधान, लेकिन यहाँ पर द्वितीय पद, यहाँ पर देखिए द्वितीय पद प्रधान है और आपका प्रथम पद अप्रधान है, यहाँ भी प्रथम पद अप्रधान है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये जो दो समास है वो किसके जैसे लग रहे हैं आपको, तत्पुरुष समास के जैसे लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब पद प्रधानता और अप्रधानता की दृष्टि से जब हम ये समास पढ़ते हैं तो तत्पुरुष समास के दो भेद और पढ़े जाते हैं, जिसका पहला नाम होता है कर्मधारय, द्विगु उसका दूसरा नाम, अर्थात कर्मधारय और द्विगु ये पद प्रधानता और अप्रधानता की दृष्टि से तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। समझ में आया क्या? देखिए दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु जो समास है जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है और जो प्रथम पद होता है वो अप्रधान होता है। यहाँ तक क्लियर आपके? अब ऐसी स्थिति कहाँ मिली आपको, तत्पुरुष समास में मिली। ऐसी स्थिति आपको कहाँ पर मिले, तत्पुरुष समास में मिले। तो हम ये कह रहे हैं जब पद प्रधान और अप्रधान पूछा जाए आपसे तो तत्पुरुष समास के दो भेद और होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, कर्मधारय होता है और द्विगु होता है। क्योंकि इनकी विशेषता और तत्पुरुष समास की विशेषता एक जैसे होने के कारण तत्पुरुष समास के ये दो भेद है उनको मान लिया जाता है। ठीक है, ये सारणी, ये चार्ट आपके जब भविष्य में आप प्रतियोगी परीक्षा में जाओगे तो बिल्कुल आपके ये काम में आएगी। इनको आराम से नोट डाउन आप कर सकते हो। यहाँ से वीडियो को रोककर भी
इनको नोट डाउन कर लेना और अच्छी तरीके से वीडियो को बैक कर करके इस चीज़ को आराम से समझ लेना। अगर आपके समझ में नहीं आए बात तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं फिर से एक नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। अब देखिए, मुख्य रूप से आपके जो 6 भेद होते हैं उन 6 भेद की बात हम यहाँ से करने वाले हैं। फिर एक एक भेद पर हमारा जो प्रकाश है वो हम डालने वाले हैं। कल मैंने आपको बता भी दिया था समास का जो क्वेश्चन है वो आपको किस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपके लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, जो मैं परिभाषाएं बता रहा हूँ वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, जो मैं उदाहरण करवाऊँगा वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। हो सकता है आपसे विग्रह पूछ लिया जाए, हो सकता है आपका उस समास का नाम पूछ लिया जाए और उसके बाद में हो सकता है आपको उस समास की परिभाषा भी पूछ ली जाए। तो मेरे साथ आप लगातार बने रहिए। जो मेरे साथी इस लाइव सेशन के दौरान मुझसे रूबरू हो रहे हैं उनसे आग्रह करता हूं कि क्लास 10 के विद्यार्थियों तक ये शेयर करें, ठीक है। इस तरीके की आप हिंदी व्याकरण कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पढ़ पाना और यूट्यूब चैनल पर असंभव सी बात है, ठीक है। चलते हैं, थोड़ा सा मैं लेवल हाई करते हुए उनको पढ़ा रहा हूँ। तो समास के जो भेद हैं, जो समास के जो 6 भेद होते हैं उनकी बात यहाँ से मैं यहाँ करने वाला हूँ, ठीक है। जो पहला भेद होता है जिसकी बात हमने अभी की, अविभाव समास, ठीक है। एक बार फिर से मैं इनके नाम यहाँ से नोट कर रहा हूँ, फिर मैं इनको एक एक करके अच्छी तरीके से मैं इनको बताने वाला हूँ। तत्पुरुष समास, और हम तीसरा समास यहाँ से पढ़ लेंगे कर्मधारय समास। चौथा समास हम पढ़ेंगे द्विगु समास, और पांचवा जो प्रकार हम पढ़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है। और छठा जो प्रकार है इसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये 6 प्रकार हम क्या करेंगे, कंटिन्यू एक एक करके हम इनको पढ़ते जाएं। आपने ये पढ़ा होगा, पहला समास अविभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु, पांचवा कर्मधारय, छठा बहुब्रीहि। इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। इनको मैंने इस तरीके से क्यों लिखा उसको भी मैं बता देता हूँ। इस समास का पूर्व पद प्रधान, इसका द्वितीय पद प्रधान, इसका द्वितीय पद प्रधान, इसका द्वितीय पद प्रधान, इसके दोनों पद प्रधान और इसका अन्य पद प्रधान। इस तरीके से मैंने इनको ये नया क्रम यहाँ से मैंने दिया है। अविभाव आपके जो तत्व समास है उसके जो 6 भेद होते हैं, क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में समास के कितने भेद होते हैं, तो आप उत्तर में ये लिखोगे समास के 6 भेद होते हैं और 6 के 6 नाम आप इस तरीके से नोट डाउन यहाँ से कर दोगे। अगर आपको याद रहती है बात तो अविभाव समास लिखा है उसके आगे लिख देना पूर्व पद आपका प्रधान। तत्पुरुष समास याद आ जाए तो वहाँ पर द्वितीय पद प्रधान, कर्मधारय के आगे द्वितीय पद प्रधान, द्विगु के आगे आपका द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व के आगे दोनों ही पद प्रधान और बहुब्रीहि के सामने आप लिख दोगे अन्य पद प्रधान। इस तरीके से आपका जो एग्जामिनर है, आपकी जो कॉपी चेक करने वाला है, उनके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पेपर पर पढ़ने वाला है और अच्छी तरीके से आपको वो यहाँ से नंबर भी देने वाले। अब देखिए, अपना जो पहला समास है अविभाव समास, उसके ऊपर अपनी बात करते हैं। किस तरीके के उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं, उन्हीं उदाहरणों के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। जो मेरे साथी मेरे साथ देरी से जुड़ रहे हैं उनका भी इस YouTube चैनल पर ऑनलाइन एजुकेशन हब की ओर से मैं सूरजमल राठौड़ एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका, ठीक है। चलते हैं वापस, एक नंबर पर जो आपका समास आता है जिसे मैं यहाँ पर कहूँगा अविभाव समास, ठीक है। आप ये कहोगे सर आप इस टॉपिक को लेंथी ले जा रहे हो, ठीक है। 4 नंबर का ही टॉपिक है। जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मुझसे शॉर्टकट वाला जो फॉर्मूला है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे मैं कोशिश करके आता हूँ कि मैं थोड़ा सा कम पढ़ाऊँगा, चीज़ ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाने लग जाता हूँ तो शॉर्टकट वाला जो मेरा फॉर्मूला है वो फेल हो जाता है। अपने आप से जो बिंदु बताने वाली होती है बातें वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, चाहे मेरे 10वीं के विद्यार्थी हैं, +2 के हैं या रीट वाले हैं, LDC वाले हैं, सबके लिए
यही मेरा फॉर्मूला रहता है। रीट वाले और एलडीसी के लिए तो इससे भी ज़्यादा विस्तृत हो जाने वाला है। बात करते हैं हम अविभाव समास की। क्या होता है अविभाव समास? ठीक है, सबसे पहली बात आपको नोट करनी है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का परिभाषा मैं इधर लिख देता हूँ, ये परिभाषा रहेगी, जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अवयव हो, पूर्व पद प्रधान तथा अवयव हो, उसे बस बिल्कुल आसान शब्दों में परिभाषा लिखनी है। किताब में क्या दी है, अगर आप इस परिभाषा को अच्छी तरीके से याद करते हो और इसी तरीके से नोट करते हो तो आपकी परिभाषा गलत नहीं होगी, क्योंकि बात यही कही गई है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, ये बात हम करके गए हैं, और अवयव हो। ये जो अवयव वाली कहानी है वो मैं आपको और बताऊंगा। अवयव समास हो उसे अविभाव समास यहाँ से कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको परिभाषा के रूप में पता चल चुकी है। अब एक एक शब्दों के ऊपर हम और बात यहाँ से करने वाले हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, इसके बारे में पूरी चर्चा मैं कर चुका हूँ। अब देखिए अवयव क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं प्रकाश है वो अवयव के ऊपर डाल देता हूँ। अवयव आपने सुना होगा, किसे कहते हैं? अवयव। ठीक है, अवयव का नाम दूसरा होता है अविकारी। ठीक है, अविकारी अवयव कैसे बने हैं? ए के साथ में व्यय शब्द जोड़ो, ए के साथ में विकारी शब्द जोड़ो। अब विकारी का तात्पर्य क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। क्लियर है ना ये चीज? आराम से समझना, मैं एक एक बारीकी से चीज बता रहा हूं। विकारी का शब्द परिवर्तन, और ए का अर्थ नहीं, जिसमें परिवर्तन नहीं हो वो क्या है? अविकारी है। ए यहाँ पर नहीं, और व्यय मतलब खर्च, यानी जो खर्च ना हो वो क्या है? अवयव है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, चाहे बात करूं मैं अविकारी की, चाहे बात करें हम अवयव की, यानी जिसका कुछ भी खर्च नहीं होता या जो कभी परिवर्तन नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? हम अवयव कहते हैं। अर्थात आप जिस वाक्य में अवयव शब्द का प्रयोग करते हो वो हमेशा, चाहे वाक्य में लिंग कोई सा भी हो, वचन कोई सा भी हो, कारक कोई सा भी हो, काल कोई सा भी हो, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हम अविकारी, उन्हें हम अवयव कहते हैं। तो ये भी परिभाषा आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अवयव हो उसे हम क्या कहते हैं? अविभाव समास यहाँ पर कहते हैं। अब दो नियम इसमें मैं बताने वाला हूँ। मुख्य रूप से दो नियमों पर हम अविभाव समास की हम बात करने वाले हैं। कितने नियमों की बात करने वाले हैं? दो नियमों की बात हम यहाँ से करने वाले हैं। सबसे पहले पूर्व पद अव्यय, जिसका पूर्व पद अवयव हो वो कौन कौन से उदाहरण आते हैं, उन उदाहरणों की बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा उदाहरण यहाँ पर पूछे गए हैं। यथाशक्ति, यथा विधि, यथानुसार। देखिए बस दो उदाहरण से बात क्लियर हो जाएगी। चार उदाहरणों को मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। यथा विधि, यथा संभव। देखिए ये जो चार उदाहरण है इसमें यथा शब्द का प्रयोग किया गया। मैंने कहा समास में दो शब्द होंगे, एक तो पूर्व पद होगा, एक द्वितीय पद होगा। पूर्व पद, द्वितीय पद, पूर्व पद, द्वितीय पद, पूर्व पद और द्वितीय पद। यानी इसका प्रधान क्या है? यथा प्रधान है, अवयव है वो क्या है? इसका प्रधान शब्द है। जब हम अविभाव समास का विग्रह करेंगे, ठीक है, जब हम इनका विग्रह करेंगे तो जो प्रथम पद है वो अपना समानार्थी शब्द लेकर आता है, अपना समानार्थी शब्द लेकर आता है। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर करनी है। ठीक है, जब हम इनका विग्रह करते हैं, जब हम अविभाव समास का विग्रह करते हैं, विग्रह करते समय जो प्रथम पद होता है, जो आपको यहाँ पर यथा दिखाई दे रहा है, वो अपना समानार्थी शब्द लेकर आता है। किसके अनुसार? द्वितीय पद के अनुसार। द्वितीय पद के अनुसार ये क्या लेकर आता है? अपना समानार्थी शब्द लेकर आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका हम विग्रह करने जाएं तो द्वितीय पद है वो सबसे पहले आ जाएगा, शक्ति। अब यथा का यहाँ पर शक्ति के अनुसार आ जाएगा। यथा शक्ति मतलब शक्ति के जैसा या शक्ति के अनुसार, इस तरीके से आप लिख सकते हो। विधि,
अविधि के साथ में अगर हम के अनुसार विधि जैसा भी कर सकते हैं, हम विधि के अनुसार भी हम कर सकते हैं। बताऊंगा मैं भी आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। यथा अनुसार, जिसके अनुसार, अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसके अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यथासंभव, जो संभव हो, इसको इस तरीके से लिखेंगे, जो संभव हो। मैंने आपको कहा कि ये जो द्वितीय शब्द के अनुसार अपना रूप है वो बदलते जाएंगे। इस तरीके से हम इनका क्या कर देंगे, यहाँ से विग्रह कर देंगे। क्वेश्चन आपके कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ गया आपके, मान लो यथाविधि आपको उदाहरण दे दिया, यथाविधि उदाहरण का विग्रह करते हुए उसकी परिभाषा लिखिए। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऐसे आ गया, यथाविधि जो उदाहरण है वो दिया गया है और वो आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो यथाविधि है उस यथाविधि में आपको क्या करना है, इसका विग्रह करना है और विग्रह करके ये जो समास है उसकी परिभाषा लिखनी है। तो आप यथाविधि के आगे लिख दोगे विधि के अनुसार, बराबर में ये अविभाव समास है। अब यहाँ पर अविभाव समास की परिभाषा लिखनी है आपको। ये जो दी है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तथा अवयव हो उसे अविभाव समास हम कहते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। पहला नियम तो ये था, पहला नियम तो कौन सा था, जिसका पूर्व पद क्या हो, अवयव हो। इस तरीके से आप क्या करते जाओगे, उनका विग्रह करते जाओगे। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसका जो दूसरा नियम है वो कौन सा है। ठीक है, इसका दूसरा जो नियम है कौन सा है, देखिए बड़ा आसान सा। और ये जो आपका अविभाव समास है कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला समास है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आसान है। दूसरा नियम, पूर्व पद क्या हो आपका, उपसर्ग हो। देखिए उपसर्ग होते हैं वो भी एक तरीके से क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, और वो भी क्या करते हैं, अवयव का ही तो कार्य करते हैं। इस कारण से दूसरा नियम क्या बनता है, पूर्व पद अगर आपका उपसर्ग दिया हो और आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कौन सा समास है तो आप अविभाव समास यहाँ से बताने वाले हो। ठीक है, उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रतिकार, आमरण, ये आपने उदाहरण देखे होंगे, आजीवन, नीरस, निरोग। बस 4 ही उदाहरण बताने वाला हूँ मैं, सिर्फ 4 ही उदाहरण मैं बताने वाला हूँ। अब इनका विग्रह करेंगे। शब्द देख लीजिए, आपको 2 पद कौन से दिखाई दे रहे, एक तो है प्रति, दूसरा है कार। एक है आ, दूसरा है मरण, एक आ है, दूसरा है जीवन। यहाँ पर एक है निर, फिर दूसरा है रस, फिर निर, फिर रोग। यानी यहाँ पर सब में क्या किया गया, इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसमें भी आ उपसर्ग है, इसमें निरुपसर्ग है, और इसमें भी क्या है, निरुपसर्ग है। यानी मैंने आपको कहा जिस समास में अगर आपका प्रथम शब्द उपसर्ग हो तो आपको क्या करना है, एक धड़ल्ले से आपको क्या कर देना है, अविभाव समास यहाँ से कर देना है। बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ से गलत नहीं हो रहा, क्योंकि आप कंपटीशन में नहीं बैठे हो। कंपटीशन में बैठते हो तो उसके आगे नियम थोड़े से और चलते हैं, थोड़े से वाइड और हो जाते हैं नियम। उसकी भी बात मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में कर रखी है, समास की प्लेलिस्ट है। अगर मेरे बच्चे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करना और सीधा सीधा क्या करना, वो भी पढ़ लेना। बाकी आपका जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से, ये मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिकार। अब इसका कैसे विग्रह करेंगे, कार मतलब कार्य, यानी कार्य के बदले कार। कहते हैं ना, मुझे उससे प्रतिकार लेना है, मुझे उससे बदला लेना है, यानी जो उसने कार्य किया था ऐसा कार्य मुझे भी करना है भाई। यानी प्रतिकार, काम के बदले काम। आमरण, मरण तक, जीवन भर। ठीक है, मुझे तो ये कार्य करना है, मुझे तो पढ़ाना है आमरण, जब तक मैं ना मरूं तब तक मुझे ये कार्य करना है। आमरण, मरण तक। जीवन भर, आजीवन, जीवन भर। उसके बाद में नीरस, रस रहित, और उसके बाद में निरोग, रोग रहित।
यानी मैंने यहाँ पर पहले भी आपको बताया था, जो प्रथम पद होता है अवयव या उपसर्ग होता है वो दूसरे पद के अनुसार अपना रूप यहाँ से बदलता जाता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ से क्या ध्यान रखनी है। अब देखिए मैंने 2 नियम ही बताए थे, फिर एक नियम मेरे और याद आ गया, वो नियम भी मैं आपको यहाँ से क्लियर करवा देता हूँ। दूसरा नियम पूर्व पद उपसर्ग हो अवयव हो, ये ठीक है। उसके बाद में आपका जो तीसरा नियम क्या है वो भी आप ध्यान से सुन लेना। ये भी नियम आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तीसरा नियम क्या है, यानी एक जैसे शब्दों की आवृत्ति, सीधा मैं लिख रहा हूँ शब्दों की आवृत्ति। शब्दों की आवृत्ति जब होगी यहाँ पर पूर्व पद द्वितीय पद दोनों एक जैसे जब आ जाए, पहला पद द्वितीय पद शब्द रिपीट हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप ना बस कर देना अव्ययभाव समास। गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर थोड़ी सी समस्या आएगी, वहाँ पर कर्मधारय समास में भी थोड़े इस प्रकार के उटपटांग शब्द आएंगे, जो शब्द रिपीट होते हैं। इतना वाइड आपको नहीं जाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 2 शब्द आपको एक जैसे मिल जाए, धीरे धीरे एक एक अलग अलग घड़ी घड़ी, ठीक है, बार बार इस तरीके से शब्द आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, अव्ययभाव समास करना है। ठीक है, देखिए उदाहरण, घड़ी घड़ी, रिपीट, हाथों हाथ, रिपीट, उसके बाद में दिनों दिन। सुना ना, यह दिनों दिन, ये तो बीतता ही जा रहा है, दिनों दिन, और रातों रात, ठीक है, रात ही रात में। अब इनका विग्रह किस तरीके से हो जाएगा, दोनों शब्द एक जैसे हैं यहाँ पर, तो इस कंडीशन में ये समास आपका अव्ययभाव समास हो जाने वाला है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक जैसे शब्द यहाँ से आ जाए तो आपको अव्ययभाव समास करना है। घड़ी घड़ी यानी हर घड़ी, ठीक है, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, यानी जल्दी से, हाथ ही हाथ में, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, जल्दी से। मुझे हाथों हाथ ये चाहिए, मुझे किसी ने उधार दे रखे, वो आकर कहता है कि गुरुजी मुझे तो हाथों हाथ पैसे चाहिए, ठीक है, तब यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया हाथों हाथ, यानी जल्दी से। उसके बाद में दिनों दिन, दिनों दिन का मतलब दिन ही दिन में, और रातों रात में, रात में, रातों रात, रात ही रात में, सब काम करना है रात ही रात। मुझे पढ़ पढ़ कर 10वीं पास करनी है, वो भी कब, रात ही रात में, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। एक जैसे शब्द जब भी आपसे पूछे जाए तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से अव्ययभाव समास कर देना है। मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाई बहनों, मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे शेर शेरनियों, समझ में आई क्या बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 10 में इसी समास से, नोट कर लेना, लिख लेना, रिपीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में मैं द्वितीय जो आपका प्रकार है उस प्रकार के ऊपर मैं चर्चा यहाँ से करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। आपका जो दूसरा समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है, क्लियर है। तत्पुरुष समास आपका, तत्पुरुष समास क्लियर है। दूसरा जो प्रकार आ रहा है आपका वो है तत्पुरुष समास। बात हमने की थी, जिस समास का द्वितीय पद प्रधान हो और द्वितीय पद संज्ञा हो उसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का द्वितीय पद प्रधान और संज्ञा हो उसे हम, प्रथम पद भी संज्ञा होगा, प्रथम पद भी क्या होगा, संज्ञा हो, लेकिन जो प्रधान पद है उसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। जिस समास का द्वितीय पद प्रधान व संज्ञा हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा आपको नोट कर लेनी है अच्छी तरीके से। आपको ये समास जो क्या कह रहा हूँ मैं, परिभाषा यहाँ से आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे।
अब देखिए सबसे ज़्यादा बात जो आती है वो ये होती है कि तत्पुरुष समास के भी और भेद होते हैं। पद प्रधानता और अप्रधानता की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ आपसे। तत्पुरुष समास के 6 भेद यहाँ पर होते हैं। उन 6 भेदों की बात करूँ, आपसे पूछ लिया जाए तत्पुरुष समास के भेद, ठीक है, पद प्रधानता और अप्रधानता की दृष्टि से आपसे पूछे तो वो 2 भेद होते हैं, लेकिन आपको वो नहीं आएगा। वो सिर्फ मैंने आपको एक जानकारी दी है। आपको अगर पूछे तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? कर्म तत्पुरुष, ठीक है, दूसरा करण तत्पुरुष, ठीक है, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद में जो 5वां आता है संबंध तत्पुरुष, और छठा और लास्ट आता है वो कौन सा होता है आपका मेरे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, वो कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष होता है। देखिए आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा इन 6 नामों से। ये जो 6 नाम आपको जो दिखाई दे रहे हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा कि ऐसा गुरुजी हमने पढ़ा है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। पढ़ा है क्या आपने? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। आपने कारक पढ़े होंगे, ठीक है। कारक यानी संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ में संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। अब कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं गुरुजी 8 कारक? तो मैं आपको छोटा सा गीत सुनाता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अलग होने के अर्थ में ये साथ में और पढ़ लेते हैं, संबंध का के की, नाने नी, रारे री, और अधिकरण में पर संबोधन हे राम। इस तरीके से आपने ये जो 8 भेद कारक के पढ़े होंगे, उनमें से पहला भेद कर्ता कारक और लास्ट जो भेद होता है वो संबोधन। इन दोनों को काट दो, इन दोनों को काट दो तो आपके बीच वाले जो 6 भेद हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? ये तत्पुरुष समास के भेद हो जाते हैं। अब देखिए ये नाम क्यों लिखने आवश्यक हुए उसकी भी बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जब हम इनका विग्रह करेंगे, कर्म का, करण का, संप्रदान का, अपदान का, संबंध का, अधिकरण का, जब हम इनका विग्रह करेंगे तो क्या आने वाला है बीच में वो देख लीजिए। कर्ता ने, आप इस तरीके पढ़ते हो, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने छोड़ दो, कर्म को विभक्ति आएगी जब हम इसको विग्रह करेंगे कारण से, ठीक है, या फिर द्वारा। उसके बाद में संप्रदान के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? अपादान, अपादान से यहाँ भी है यहाँ भी, ये क्या आएगा? अलग होने के अर्थ में, ठीक है, ये आ जाएगा अलग होने के अर्थ में। उसके बाद में संबंध, संबंध का क्या होता है? का, की और के। का की नहीं पढ़ना आपको, का, की और के। उसके बाद में अधिकरण होता है में और आपका पर। में और क्या होता है यहाँ से? पर आपका होता है, कारक की विभक्ति यहाँ से हो जाती है। ये जो कारक की विभक्तियाँ हैं ये कब आएगा? जब क्या करेंगे? जब इनका किनका, जब यहाँ पर कोई भी उदाहरण दिन का विग्रह क्रिया किया जाएगा, जब इनका विग्रह किया जाएगा तो इन विभक्तियों का, इन कारक के चिन्हों का, इन परसर्गों का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ये नोट आप यहाँ से कर लोगे, ये चीज़ आप यहाँ से क्लियर कर लोगे। क्लियर है ना ये चीज़? प्रकार की विभक्तियाँ कौन सी हैं, क्या करना है इन विभक्तियों का? जब इनका हम विग्रह करेंगे तो इन विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। विद्यालय, विद्यालय शब्द सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। एक ही उदाहरण बता रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारा जो समय है वो क्लियर होता है, यहाँ से अभी हो जाता है। विद्या के लिए आले, विद्यालय जो है उसका जब हमने विग्रह किया तो क्या आया? विद्यालय। के लिए क्या आई? विभक्ति आई। और के लिए विभक्ति किसकी है? ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है, और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? विद्यालय बन जाएगा। इस तरीके से जितने भी आपके समास है इनको हम
दो दो उदाहरणों के माध्यम से इनको हल करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आज की जो क्लास है वो आपके लिए बेहद ही शानदार बेहतर रही होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लेना। मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप भविष्य में इनको नहीं भूलोगे, हमेशा याद आप यहाँ से रखने वाले हो। ठीक है, आज के लिए मैं आपके साथ यहाँ तक ही रहूँगा, क्योंकि हमारा जो समय है आधे घंटे की हमारी क्लास होनी थी। लगभग ये 35 मिनट की जो क्लास है वो हो चुकी है, अर्थात हम 5 मिनट ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो कल वापस इसी टॉपिक पर 5:15 बजे हम वापस मिलने वाले हैं। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।